तो अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन। ये 30 क्वेश्चन जो है ये केमिस्ट्री के बेहतरीन क्वेश्चन, ये भी, और ये 2020 का पेपर है, 2020 के पेपर के क्वेश्चन है ये। तो इसका मतलब ये है कि हमने जो कोर्स अभी पढ़ा हुआ है उसी कोर्स से रिलेटेड, ठीक, क्योंकि 23 और 20 कोई ज्यादा अंतर नहीं है, बीच में कोरोना भी था, सही बात है कि नहीं। तो अब हमें पता चलेगा ये 20 का पेपर, 16, 17, 14, 15 के पेपर तो सरल टाइप के हैं, लेकिन यहां 20 के पेपर में अपने को पता चलेगा, और उसके बाद अपन 21 का सॉल्व करेंगे, अभी 20 के भी हैं बहुत। तो अपने को ये पता चलेगा कि अपन ने जो पढ़ा वहां से क्वेश्चन आते कि नहीं आते। 30 में से 20 क्वेश्चन अपने बनना चाहिए ये। तो आइए देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो ये केमिस्ट्री के जो 30 क्वेश्चन है ये आपके लिए हम लेके आए हैं, ठीक है। इनमें से पहला जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं वो कौन सा दिया गया है। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है 10 मीटर 10 की घात 3 मीटर प्रति सेकंड की गति से घूमते हुए एक कण, मतलब ये क्या दिया गया है तुमको, ये तुमको क्या दिया गया है, वेग। घूमते हुए कण जिसका द्रव्यमान, ये तुमको क्या दिया गया है, एम का। तुमको क्या ज्ञात करना है, तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना है, का तुमको तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना है, मतलब डी ब्रोगली समीकरण। डी ब्रोगली समीकरण, कण का तरंग दैर्ध्य मतलब डी ब्रोगली, है ना। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में यदि तरंग दैर्ध्य, तो वही रिडबर्ग सूत्र, ठीक है, रिडबर्ग सूत्र याद रखिएगा। तो यहां पर डी ब्रोगली समीकरण हमारा आ जाएगा लैम्डा बराबर से प्लांक स्थिरांक m इंटू वी। क्या बात सही है। प्लांक स्थिरांक की वैल्यू 6.63 गुणा 10 की घात ऋण 34, ठीक है ना, ये होता है जूल प्रति सेकंड। अच्छा, अब इसके बाद m की वैल्यू सामने वाले ने देके रखा हुआ कितना, 3.31 गुणा 10 की घात ऋण कितना दिया हुआ है, 29, ठीक है। और उसके बाद यहां पर अपने को दिया गया है क्या, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। और इसने बोला है तरंग दैर्ध्य काय में ज्ञात करो, मीटर में ज्ञात करने के लिए बोला है इसने, मीटर प्रति सेकंड, और हमको मीटर में ही ज्ञात करने के लिए उसने बोला है। ये मीटर प्रति सेकंड दिया गया, यहां कुछ गड़बड़ी तो नहीं है क्या। नहीं, मैं वही चेक कर रहा हूं, क्योंकि क्या होता है, किलोग्राम में मीटर होता है, ग्राम में सेंटीमीटर होता है। अब यहां ग्राम दिया है, मतलब दोनों वैल्यू चेंज करना था, लेकिन उसने केवल एक ही वैल्यू चेंज किया है, क्योंकि अपन ने जब किए हैं तो ग्राम का किलोग्राम और सेंटीमीटर का मीटर किए हैं। तो चलो ठीक है, यहां पर अपन क्या करते हैं कि ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को ग्राम से किलोग्राम में चेंज करते हैं। तो ग्राम से जब किलोग्राम में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, 1000 से भाग देते हैं। 1000 से भाग देंगे मतलब 10 की घात 3 से भाग देंगे, 10 की घात 3 ऊपर आएगी, क्या हो जाएगा, 10 की घात ऋण 3। तो ये आ गया आपका 10 की घात कितना, ऋण 3, आया कि नहीं आया। अच्छा, अब इसके बाद यहां पर ये तो क्या हो गया आपका, ये तो द्रव्यमान हुआ। अब वेग की बारी है, वेग कितना है, तो वेग है 10 की घात 3 दिया गया है, वेग 10 की घात अपने को 3 दिया गया है। अब इसको तुम बहुत आसानी से निकाल सकते हो, इसको तुम बहुत आसानी से निकाल सकते हो। कैसे, पहले घात सॉल्व कर लो, हो सकता है तुम्हें घात ही से उत्तर मिल जाए, ठीक है। तो यहां पर ये 10 की घात ऋण 3 से 10 की घात 3 तो निपट जाएगा, ऋण 29 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, धन 29, और ऋण 34 में से 29 चला जाएगा तो यदि ऋण 34 में से धन 29 जाएगा तो 10 की घात कितनी आएगी, ऋण 5। तो ये तो ऋण 4 है, और ये कितना है, ऋण 3, मतलब उत्तर ये होगा या तो ये होगा। अब ये वैल्यू एग्जैक्ट तो नहीं कट सकती, तुम देख सकते हो। तो यहां पर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, मतलब आंसर कितना आएगा, 2, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, आंसर कितना आएगा, 2। तो 2 गुणा 10 की घात ऋण 5, आंसर आ गया, है कि नहीं, सीधा सीधा था। 10 की घात 3 से 10 की घात ऋण 3 काट दिए, ऋण 29 को ऊपर लेके जाएंगे, धन 29, ऋण 34 में से 29 जाएगा, 10 की घात ऋण 5 आ गया, मतलब ये नहीं दोनों में से कोई एक है। यदि पूरा पूरा कट गया तो ये, और कुछ बच गया तो ये। तो यहां पर काट के देखे, दशमलव छोड़ दो तो 331 दूनी 662, मतलब 663, एग्जैक्ट कट रहा है कितने बार में, ये वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। नहीं तो सवाल में, डी ब्रोगली वाले सवाल में दिक्कत हमको नहीं होनी चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। इनकी प्रैक्टिस मैंने पहले भी करवाई है आपको। फिर आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन, साम्य स्थिरांक वाले क्वेश्चन करवाया हूं मैंने। साम्य स्थिरांक वाले क्वेश्चन, इसमें पूछता है साम्य स्थिरांक क्या है। इसके ऑप्शन नहीं लिखा मैंने, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन की जरूरत भी नहीं है इसमें। साम्य स्थिरांक निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, तो सबसे पहले साम्य स्थिरांक केसी, फिर क्या जानते हो तुम, उत्पाद का सक्रिय द्रव्यमान, ये आ गया उत्पाद का सक्रिय द्रव्यमान। मोलों की संख्या कितनी है, 2/3, ये आ गई 2/3। फिर इसके बाद किसका, तो हम कहेंगे अभिकारक का। तो अभिकारक पहला कौन है, ए, इसका सक्रिय द्रव्यमान, सामने घात कितनी है, 1/2। फिर दूसरा अभिकारक कौन है, बी, बी का सक्रिय द्रव्यमान, ठीक है ना, इसकी घात कितनी है, 1/, ये आंसर आ गया, ये आंसर निकल गया। बात समझ में आ गई, ये बहुत सरल था। तीसरा क्वेश्चन, ये देखो, ये भी मैंने तुमको बताया हूं, क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करके ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक देता है। यदि ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक बनता है तो केवल दो चीजों से, एक मैग्नीशियम धातु और एक एल्किल हैलाइड, ठीक है ना। ये जो एल्किल हैलाइड है मतलब आर बंध एक्स, जब इसकी क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु से कराई जाती तो मैग्नीशियम इसके बीच में जाके बैठ जाता है, तो आर बंध हो गया एमजी बंध एक्स। एक्चुअल में मैग्नीशियम वहां जाके नहीं बैठा है, ये बंध टूटा है, बंध टूटने से एक मैग्नीशियम से दूसरा भी मैग्नीशियम से जाके जुड़ गया, ये बन गया क्या, ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक। तो ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक मैग्नीशियम के साथ जब हम एल्किल हैलाइड की क्रिया कराते हैं तब बनता है। तो इसमें से ये तो एल्किल हैलाइड नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, साफ साफ दिख रहा है कि ये है C2H5Cl, ठीक है ना, एथिल क्लोराइड, ये एल्किल हैलाइड है, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, ये देखो क्या लिखा हुआ है, ये समपरासारी विलयन से आया है। समपरासारी विलयन जिनकी मोलर सांद्रताएं मतलब मोलर सांद्रण एक समान होते हैं उन्हें समपरासारी विलयन कहते हैं। इसमें लिखा ग्लूकोज की सांद्रता 0.25 ग्राम प्रति लीटर है। ग्राम प्रति लीटर मतलब मोलरता, याद रखना, ठीक है ना, सॉरी मोलरता नहीं यार, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता मतलब शक्ति, ये शक्ति दी गई है आपको, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता शक्ति है। फिर इसके बाद यहां पर कहता है एक कार्बनिक यौगिक के 2.5 ग्राम क्या दिया गया प्रति लीटर विलयन के साथ समपरासारी, तो ग्लूकोज का ये वाला विलयन इस वाले विलयन के साथ समपरासारी है। तो हमसे पूछा है कि इस कार्बनिक यौगिक का अणुभार बता दो, तो ठीक है, कौन सी बड़ी बात है, यहां पर हम लिखेंगे समपरासारी, समपरासारी विलयन के लिए, समपरासारी विलयन के लिए सूत्र क्या होता है, समपरासारी विलयन के लिए सूत्र होता है पहले का परासरण दाब बराबर दूसरे का परासरण दाब, यदि परासरण दाब दिया है तो, ठीक है। यदि मोलर सांद्रता दी है जिसमें मोलों की संख्या स्पष्ट है तो N1, ठीक है ना, और बटे अणुभार M1 बराबर से आ जाएगा N2 और बटे क्या आ जाएगा M2। और यदि तुमको यहां पर मोलों की संख्या नहीं दी गई है तो फिर तुम सांद्रता लिख सकते हो क्या, C1 बटे M1 बराबर C2 बटे M2, ये लिख सकते हो। तो फिलहाल में तुमको क्या दी गई है, सांद्रता, तो तुमको थर्ड वाला सूत्र लिखना पड़ेगा, कौन सा वाला, C1 बटे M1 बराबर से C2 और बटे क्या हो जाएगा। अब C1 मतलब पहले विलयन की सांद्रता 0.25, ठीक है ना, फिर पहले पदार्थ का अणुभार तो ग्लूकोज का होता है 180, फिर इसके बाद C2 मतलब दूसरे विलयन की सांद्रता तो कितनी 2.5, और ये दूसरे पदार्थ का अणुभार है। फिर यह गुणा कर दो, आंसर निकल के आ जाएगा। क्या करना पड़ेगा, दशमलव को मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं तो आंसर गलत हो सकता है। देखो यहां पर 0 से काम बिगड़ सकता है। तो चलिए M2 का गुणा इसमें करेंगे, इन दोनों का गुणा होगा, फिर इसका पक्षांतर कर देंगे, तो वैल्यू क्या निकल के आएगी, M2 बराबर से 2.5 गुणा 180 और 0.25, इन दोनों का गुणा होके ऊपर चला गया, इन दोनों का गुणा हुआ, फिर इसका पक्षांतर कर दिया, बटे पहुंच गया। आ रही बात समझ में। फिर इसके बाद तुम दशमलव हटा दो, इसका दशमलव हटाओगे तो ऊपर कितना जाएगा, इसका दशमलव हटाओगे तो नीचे कितना आएगा, ये कट जाएगा, फिर कटने के बाद एक जीरो कटेगा, 180 धाम 1800। आई बात समझ में। इसका दशमलव हटाएंगे ऊपर 100 जाएगा, इसका दशमलव हटाएंगे नीचे 10 आएगा, 25 से 25 कट जाएगा, 0 से 0 गया, 180 धाम 1800 निकल के आ गया। अरे बात समझ में। तो इस तरीके से हमारा ये सवाल छोटा था, ये भी
लेकिन सवाल था, सवाल देख के दिमाग में टेंशन पैदा होती, ठीक है ना, कि सवाल आया है। लेकिन यदि हमने हल करके गए हैं सवाल, मेहनत करके गए हैं, फिर तो बनना चाहिए सवाल। तो अब यदि समपरासारी विलयन का कोई सवाल आए तो याद रखना वो इसी प्रकार का होगा जिसमें मोलों की संख्या दी जा सकती है, मोलों की संख्या, और नहीं तो सांद्रता दी जा सकती है। तो आपके पास ये लिखा हुआ है, ठीक है। आप समपरासारी विलयन के लिए इन सूत्रों को लिख लीजिए। ये सेकंड वाला चेंज करके लिखवाऊंगा मैं थोड़ा सा, इसको ऐसा लिखना, ग्राम्य भार बटे अणुभार, ये वाला आपके काम आएगा, ग्राम्य भार बटे अणुभार, ये वाला काम में आएगा आपके, वो वाला काम में नहीं आएगा। सूत्र लिख लिए, क्या समझ में आ गया मैंने क्या क्या किया? मैंने ऊपर दोनों विलयन की सांद्रता रखी, एक का अणुभार मैंने नाम से निकाल लिया, ग्लूकोज का अणुभार 180 होता है और सुक्रोज का 342 होता है, ठीक है, ये पता है हमको। तो इस तरीके से इसका बस नहीं दिया था, मैंने आपके सामने त्रिया गुणा करके आंसर निकाल लिया। बात समझ में आ गई? ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखें क्या लिखा है। टी ब्यूटिल क्लोराइड मुख्य रूप से जल अपघटित होता है। इसका मतलब यह है कि टी ब्यूटिल क्लोराइड, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड किस अभिक्रिया में भाग लेता है? तो याद करो मैंने बहुत अच्छे से बताया है। SN1 अभिक्रिया में तृतीयक पहले, द्वितीयक बाद में, प्राथमिक और बाद में, और SN2 अभिक्रिया में प्राथमिक पहले, द्वितीयक भाग में, तृतीयक और बाद में भाग लेता है। बताए होंगे नहीं बताया हूं? तो तृतीयक वाला यदि सबसे ज्यादा सक्रिय है तो किस अभिक्रिया के लिए? SN1। तो राइट आंसर क्या आएगा? SN1 आएगा। हेलो एल्केन से ये क्वेश्चन आया है, हेलो एल्केन, ठीक है, याद रखिएगा। वहां ये चीज बताया हूं, ये लिखवाया हूं मैंने, अंतर में लिखवाया हूं, 2 बॉक्स बना के अंतर में लिखवाया हूं, याद रखना उसको। अगला क्वेश्चन, अर्जेंटाइट अयस्कों को घोलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यह आया तुम्हारे धातु निष्कर्षण वाले अध्याय से, धातु निष्कर्षण वाले अध्याय में, जहां पर मैंने तुमको चांदी पढ़ाया हुआ है, और चांदी में मैक आर्थर फॉरेस्ट विधि मतलब साइनाइड विधि बताया, वो उंग रही है स्नेहा तेरे पीछे वाली। मन नहीं लगता तो घर में सो जाके बढ़िया। तो यहां पर क्या है, अर्जेंटाइट अयस्कों को घोलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? धातु निष्कर्षण से आया है ये, धातु निष्कर्षण में चांदी के निष्कर्षण से हमने उसको उठाया है। तो यहां पर आपको मालूम है अर्जेंटाइट बोले तो Ag2S, सही बात है कि नहीं? इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? साइनाइड विलयन का, उस विधि का नाम है ये साइनाइड विधि, मैक आर्थर फॉरेस्ट विधि, ठीक है। चलो ये सरल था। अगला क्वेश्चन, ये कल जो सवाल हल करवाया, कल हल करवाया था क्या? कल इसी का टेस्ट था क्या? आज था? नहीं नहीं, कल भी हल करवाया हूं। कल वो एक बड़ा सवाल नहीं था, टाइम लग गया था जिसमें, वही तो है ये, वैसे ही तो है। बस इसमें एक गलती किया है, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ का 50%, तो उसने लिख दिया है 5, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है ना। 50% 15 मिनट में वियोजित होता है, तब इसके 99% वियोजन में कितना समय लगेगा? मतलब जो कल हम सवाल हल कर रहे थे ना, और जो आगे हल करेंगे, वो यहां पर पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इन सवालों की भी प्रैक्टिस होना चाहिए। तो आइए इस सवाल को करके देखते हैं। सबसे पहली बात, आप जानते हैं जब दूसरे बार परसेंटेज हमें दिया हो तो इसका मतलब पहला में क्यों दिया गया? के का मान निकालने के लिए। यदि 2% दिए गए कि भैया एक में इतने बार में इतना टूट जाता है, तो ये बताओ कि फिर इतना कितने समय में टूटेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हमको क्या करना है, पहले वाली वैल्यू से के का मान निकालना है और दूसरी वाली वैल्यू से टी का मान निकालना है, ठीक है। तो आइए इसको थोड़े दूसरे ढंग से सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात तो हम के का मान निकालेंगे। के बराबर से तुम सभी जानते हो 2.303 बटे टी, तो टी का मान कितना दिया है? 15 log 10 आधार पे क्या आ जाएगा ऊपर? 100 बटे में क्या आएगा? 100, और ऋण कितना है? 50 आएगा कि नहीं? फिर के बराबर से हो जाएगा 2.303 बटे कितना? 15,
फिर log 10 आधार पे कितना हो जाएगा 100 बटे कितना आ गया 50, इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो k बराबर से तुम्हारा आ गया 2.303 बटे कितना 15, log 10 आधार पे कितना आ गया, इसको यहीं छोड़ दो, इसको यहीं छोड़ दो। अब दूसरा उठाओ, अब दूसरा उठाओ। दूसरी स्थिति में क्या होगा, तो दूसरी स्थिति में k बराबर से 2.303, ठीक है ना, बटे t का मान हमको ज्ञात करना है, t का मान हमको ज्ञात करना है। दूसरी स्थिति में कितना समय लगेगा, t का मान ज्ञात करना है। फिर log क्या हो गया, log ऊपर कितना आएगा 100 बटे में 100 और ऋण कितना आएगा 99 आएगा, आएगा कि नहीं। k बराबर 2.303 बटे कितना t log 10 आधार पे ऊपर कितना आया 100 बटे में कितना आएगा, बटे में आएगा 1, तो इसका मतलब कितना आ गया 100। और आप सभी जानते हैं log 100 का मान कितना होता है, log 10 का मान 1 तो log 100 का मान 2, log 1000 का मान 3, log 10,000 का मान 4, ये याद रखना। log 10 का मान 1, log 100 का मान 2, 100 तक 1000 तक ठीक है, याद रखना 1 2 3। अच्छा तो अभी रहने दो इसको मान लो तुम समीकरण 2, ठीक है ना। अब समीकरण 1 और 2 दोनों किसके बराबर है, के बराबर से है कि नहीं, ठीक है। क्या करो तुम, जब दोनों के लेफ्ट बराबर है तो दोनों के राइट बराबर कर लो। 2.303 बटे कितना 15, log 10 आधार पे कितना आ गया 2 बराबर से, ये और ये समीकरण 1 और 2 दोनों के लेफ्ट बराबर है तो मैं दोनों के राइट बराबर कर रहा हूं, नई विधि सिखा रहा हूं तुमको एक, ठीक है। फिर 2.303 बटे कितना t और log 100 का मान कितना आ गया, आया कि नहीं। अच्छा अब इसके बाद तुम क्या करो, यहां पर ये इससे काट दो, तो वो भाग देने वाली झंझट जो हमारी थी कल की वो खत्म। अब यहां पर कितना बचा 1/15 और log 2 का मान 30-10 होता है, कल बताया था मैंने, तो ये आ गया तुम्हारा 30-10, यहां आएगा 30-10, 30-10 को सीधे यहां ले आओ, ये आ गया 30-10 बटे कितना 15, यहां पर आ गया तुम्हारा 2 बटे कितना t, त्रिया गुणा करके आंसर निकाल लो, ठीक है। तो वो जो अपन इधर के मान निकलने में उलझ जाते थे और यहां भाग देते थे, हमारा सवाल छोटा हो गया, ठीक है ना। अब क्या होगा, t का यहां पर t का गुणा इसमें होगा और इन दोनों का गुणा होगा, तो ये हो गया 15 दूनी कितना 30, 15 दूनी 30 और t का गुणा इसके साथ, तो t को यहां छोड़ के इसका पक्षांतर कर दो, ठीक है कि नहीं। और अब इसके बाद भाग दोगे उत्तर निकल जाएगा, अब इसके बाद भाग दोगे उत्तर निकल जाएगा, दशमलव हटा लो, दशमलव हटा लो, तो यहां पर ऊपर 4 शून्य लग जाएंगे, एक तो पहले से था 1 2 3 4, ठीक है, ये आ गया। और उसके बाद भाग कितने से देना तुमको, 3010 से भाग देना, 3010 से भाग देना, ठीक है। तो 3010 से आप देख लो, 3010 है ना, तो कितने बार भाग जाएगा 9 बार, हम 30,000 को लेंगे, 30,000, ठीक है, तो 9 बार भाग जाएगा, 3 0 1 0 भाग जाएगा 9 से, 0 9 0 27, ये आ गया 27 0 9 0, 0 से 0 10 में से 9 गया कितना आया 1, यहां 9 का 9, यहां 9 में से 7 गया कितना आया 2, और यहां पर क्या होगा, ये कट जाएगा क्योंकि एक उधार ले लिए थे अपन ने, फिर लाएंगे 0, फिर कितने बार जाएगा, ये 99 मिनट आंसर आ गया, ठीक है कि नहीं। तो इस तरीके से निकल गया, क्योंकि फिर 9 ही बार जाएगा, 27 90 ये 29 है, तो फिर कितने बार जाएगा 9 बार, ये आंसर आ गया। तो अब हम जब भी इस टाइप के सवालों को करेंगे तो ऐसे तरीके से करेंगे, आ रही बात समझ में। समीकरण 1 और समीकरण 2 बनाएंगे तो ये वैल्यू डायरेक्ट कट जाएंगी, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो कल वाले सवाल को भी इसी मेथड से करके देखना घर पे, और देखना समय कम लगेगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया, आगे चलें। ये अभिक्रिया कौन सी, इसमें तुमको दिया है, ये मैंने बताया हूं, ये अभिक्रिया कौन सी, ध्यान से समझे। सबसे पहली बात, यहां पर भाग लिया बेंजोएल्डिहाइड, कौन भाग लिया बेंजोएल्डिहाइड, और बेंजोएल्डिहाइड के साथ कौन भाग लिया एथिल एसीटेट, बस वहीं थोड़ी सी गड़बड़ है, एथिल एसीटेट भाग लिया है, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, बना क्या है यार यहां पर, पहले तो ये देखो बना क्या है, क्रियात्मक समूह वाला कार्बन, क्रियात्मक समूह वाले कार्बन से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा और दूसरा बीटा। तुम जानते हो अल्फा बीटा असंतृप्त,
अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड, एल्डिहाइड क्लेजन संघनन में बनता है, और अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल परकिन अभिक्रिया में बनता है। लेकिन ये ना तो अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड है, ना तो ये अल्फा बीटा असंतृप्त क्या है, अम्ल है। ये अल्फा बीटा असंतृप्त क्या है, एस्टर, और अल्फा बीटा असंतृप्त एस्टर भी क्लेजन संघनन में ही बनता है। बेंजोइन में तो बेंजोइन बनता है, कैनिजारो अभिक्रिया में तो कौन बनता है, तो हम कहेंगे 50% अणुओं का अपचयन होता है जिससे अल्कोहल बनता है, और 50 का अपचयन तो एल्डिहाइड बनते हैं। अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड क्लेजन संघनन, अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल परकिन अभिक्रिया। लेकिन अल्फा बीटा असंतृप्त यदि एस्टर, तो एस्टर भी कहां पर बनते हैं, क्लेजन संघनन में बनते हैं, याद रखना। तो ये तो अपन ने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, कि अल्फा बीटा असंतृप्त क्लेजन संघनन, अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल परकिन अभिक्रिया। लेकिन ये नहीं पढ़े थे, तो ये भी क्लेजन संघनन का एक पार्ट है, क्योंकि यहां पर इसको चेंज करके लिया गया है, ठीक है। तो ये भी मैं याद दिलाऊंगा आपको, जब ऑर्गेनिक का रिवीजन चालू होगा मैं आपको याद दिलाऊंगा, ठीक है। अगला नंबर, ये थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन था आपके लिए। क्या लिखा है, आर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल के मिश्रण को पृथक करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। तो आर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल का सूत्र एक ही जैसा है, एक जैसा है, लेकिन उनके संरचना सूत्र में थोड़ी सी दिक्कत है, ठीक है। ये फिनॉल है, ये बन गया आर्थो नाइट्रोफिनॉल, और उसके बाद है पैरा, तो ये फिनॉल है, ये फिनॉल है, ठीक है, और ये हो गया पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। अब दिक्कत क्या है, ये जो पैरा नाइट्रोफिनॉल है इसकी व्यवस्था होती है ऐसी, तो ये बना लेता है एच बंध, और इसकी व्यवस्था होती ऐसी, तो ये एच बंध नहीं बना पाता। इसके एच बंध बना लेने के कारण इसका क्वथनांक इससे थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो इनके क्वथनांकों में थोड़ा सा क्या आ जाता, अंतर। और जब द्रवों के क्वथनांक में थोड़ा सा अंतर हो, थोड़ा अंतर, तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, आसवन का प्रयोग करते हैं। और जब बहुत कम अंतर हो तो प्रभाजी आसवन का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। तो ये एच बंध बन जाने के कारण इनके क्वथनांकों में आ जाता है थोड़ा अंतर, और इस अंतर के कारण इनको यदि हमें पृथक करना है, तो ये द्रव है भाई, ये द्रव है, और द्रवों को पृथक किया जाता है किसके माध्यम से, आसवन के माध्यम से, ठीक है। तो उनके क्वथनांकों में यदि कम अंतर है तो आसवन, और ज्यादा अंतर है तो प्रभाजी आसवन, ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, ये देखिए, ये क्वेश्चन दिया गया, ये प्रश्न समझने के लिए थोड़ा सा कठिन था, बाकी है बड़ा सरल। क्या बोलता है, आयोडोफार्म मतलब CH3 जब इसके साथ क्रिया करता है तो गर्म करने पर अवक्षेप देता, मतलब क्रिया कर जाता है, क्रिया करके अवक्षेप देता है। लेकिन जब यही AgNO3 क्लोरोफार्म के साथ क्रिया करता है CHCl3, तो कोई अवक्षेप नहीं देता। कारण क्या है, जब आयोडोफार्म AgNO3 के साथ क्रिया करता है तो अवक्षेप देता है, अवक्षेप देता है, काय का देता है, AgI का अवक्षेप देता है, काय का अवक्षेप देता है, AgI का, याद रखिएगा। लेकिन जब क्लोरोफार्म के साथ क्रिया होती है, लेकिन जब क्लोरोफार्म के साथ क्रिया होती है तो ये कोई अवक्षेप नहीं देता। कारण क्या है, तो कारण ये है कि यहां कार्बन और आयोडीन के बीच बंध दुर्बल है, और यहां कार्बन और क्लोरीन के बीच बंध कैसा है, प्रबल। तो AgNO3 इस दुर्बल बंध को तोड़ पाता है, लेकिन इस प्रबल बंध को तोड़, इसी कारण वो वहां अवक्षेप दे देता है और यहां अवक्षेप। तो मेन रीजन है ये कि आयोडोफार्म में C और I बंध दुर्बल है, जबकि क्लोरोफार्म में C और Cl बंध कैसा है, बाकी सहसंयोजी तो दोनों है, आयनिक दोनों नहीं है, सहसंयोजी दोनों है, आयनिक दोनों नहीं है, ठीक है नहीं। तो ये भी गलत है, दोनों सहसंयोजी हैं तो कैसे अलग अलग अंतर आ रहा है, आयनिक तो दोनों नहीं है, ठीक। तो राइट आंसर आएगा कौन सा, फर्स्ट वाला, याद रखिएगा। एथाइन का समजात है, एथाइन का समजात मतलब एथाइन ग्रुप का सदस्य है, कौन है, कौन है एथाइन ग्रुप का सदस्य, कौन है। तो बिल्कुल सही बात है, इसका राइट आंसर आना चाहिए C3H4। बहुत सारे लोग एथाइन का समजात है तो ये कह देते,
लेकिन वो तो खुद ही एथाइन है। उसने एथाइन थोड़ी पूछा, उसने पूछा एथाइन का समजात बताओ जो एथाइन की श्रेणी में आता हो। तो एथाइन की श्रेणी में याद रखना, एथाइन की श्रेणी में जो अगला आएगा ना वो कौन होगा, CH2 जोड़ दो, अगला सदस्य CH2 जोड़ दो। तो ये निकल के आ गया C3H4। फिर भी नहीं आया, अगला फिर जोड़ो, क्या आ जाएगा, C4H6। ठीक है, बात समझ में आ रही। तो ये बड़ा सरल तरीका है कि यदि आपको किसी सजातीय श्रेणी का समजात पूछा है, CH2 जोड़ते जाओ, पता चल जाएगा। तो यहां पर देख लो, ये 2 कार्बन थे, ये 2 कार्बन थे, तो एथाइन तो खुद 2 कार्बन वाला है, तो इसका सजात 2 कार्बन वाला नहीं हो सकता, या तो 1 कार्बन वाला होगा, या तो 3 4 5 6 7 कार्बन वाला होगा। तो यहां पर कितने कार्बन दिए, 3 कार्बन, इन्हीं दोनों में से कोई एक है, लेकिन कौन है ये अपने को पता नहीं है। तो करना क्या है, एथाइन को उठाओ और यहां पर उठा के क्या जोड़ दो, CH2 जोड़ दो, C3H4, ये निकल के आगे, है कि नहीं। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, सरल था, ज्यादातर लोग इसमें चले गए, पक्का बता रहा हूं, वो समझ नहीं पाए। एथाइन का सजात मतलब एथाइन की सजातीय श्रेणी का सदस्य, ठीक है नहीं। अगला क्वेश्चन, एक दुर्बल अम्ल का 0.1 जलीय विलयन 2% आयनित होता है, ठीक है ना। ऐसा सवाल अपन ने किए H+ आयनों का सांद्रण ज्ञात करने के लिए, याद है। तो एक दुर्बल अम्ल का 0.1, यहां होना था क्या, मोलर, यहां उसने M या N गायब कर दिया है, मोलर होना था। एक दुर्बल अम्ल का 0.1 मोलर जलीय विलयन 2% आयनित होता है। तो जल का आयनिक और जल का आयनिक गुणनफल इतना है, तो बताओ OH- आयन की सांद्रता कितनी होगी। तो यदि तुमको OH- की सांद्रता निकालनी है ना, तो तुमको H+ की सांद्रता पता होनी चाहिए, तभी तो तुम OH की निकालोगे, और OH की निकालना तो H की पता होनी चाहिए, ठीक है कि नहीं। अब देखो कैसे निकलेगा, H+ आयनों के सांद्रण का सूत्र, हाथ उठा ले जो इसका सूत्र बताएगा मुझे, किसको याद है इसका सूत्र। H+ आयनों का सांद्रण निकालने का सूत्र क्या है, वियोजन के हिसाब से, वियोजन जिसमें वियोजन की मात्रा लगाते हैं, मन याद करो, बताओ। वो तो pH निकालने का सूत्र है, H+ आयन के सांद्रण को निकालने का सूत्र। हाँ, C इंटू अल्फा, बिल्कुल राइट। ये आता है सांद्रता C इंटू अल्फा वियोजन की मात्रा, C इंटू अल्फा, ठीक है कि नहीं। तो यहां पर C क्या है, तो ये है C सांद्रता 0.1, और अल्फा क्या है, वियोजन की मात्रा। तो वियोजन की मात्रा कितनी है, 2%। 2% मतलब 2/100, 2/100 मतलब क्या हो गया, 0.02। बात समझ में आई। अब इसके बाद अपन इसको क्या लिख सकते हैं, अपन इसको लिख सकते हैं 0.02, ये हो गया। अब इसके बाद गुणा करेंगे, तो गुणा करने पर वैल्यू कितनी आएगी, तो गुणा करने पर वैल्यू हो जाएगी 2 एकम कितना, 2, और 0.3 अंक के पहले 0.002, ये वैल्यू निकल के आएगी, आएगी कि नहीं। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 2 × 10⁻³ दशमलव पीछे आ रहा है, तो 2 × 10⁻³ लिखना पड़ेगा, ठीक है, याद रखना। तो इस तरीके से ये हमारा निकल जाता है H+ आयनों का सांद्रण। और उसके बाद फिर क्या करो, और उसके बाद फिर यहां पर तुम जानते हो कि H+ आयनों का सांद्रण इंटू OH- आयनों का सांद्रण बराबर से KW, मतलब जल का आयनिक गुणनफल, या तुम जानते हो 10⁻14, बताया तो हूं तुमको मैंने, तो ये ऑलरेडी 10⁻14 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद तुम्हारे पास किसका सांद्रण आ गया है, H+ का। H+ का सांद्रण यहां रख के पक्षांतर कर दो, किसका सांद्रण निकल के आ जाएगा, OH- का निकल के आ जाएगा। OH- आयन का सांद्रण बराबर से 10⁻14, इसका पक्षांतर करूंगा बटे में जाएगा, तो उसका पक्षांतर कर रहा हूं मतलब इसका पक्षांतर कर रहा हूं, क्या हो जाएगा, 2 × 10⁻³ कितनी, 3, ऊपर इसके साथ क्या दिया है, 1 दिया है, तो 1/2 मतलब क्या हो जाएगा, 1/2 मतलब 0.5 हो जाएगा कि नहीं, 1/2 मतलब 0.5, 10⁻³ को ऊपर लेके जाऊंगा, 10⁻³
ऋण 14 में से धन 3 गया तो कितना हो जाएगा? 10 की घात ऋण 11 आएगा कि नहीं? इसकी एक घात कम करके दशमलव को पीछे कर देता हूं, आंसर क्या आ जाएगा? 5 गुणा 10 की घात ऋण 10 आएगा कि नहीं? सॉरी यार 12, एक बढ़ेगा रे, क्योंकि दशमलव कहां आ रहा है? पीछे आ रहा है। देखो ये ऐसा होता, गलती कर दिया मैंने। 0.5 गुणा 10 की घात ऋण 10, इसका दशमलव हटाओ 5/10, और अब 10 को ऊपर ले जाओ 10 की घात ऋण 1, ठीक है ना? तो यहां पर कितना था अपना? 10 की घात ऋण 11, यहां पर कितना था? 10 की घात ऋण 11, और ये 10 जब ऊपर जाएगा तो 10 की घात ऋण 11 और 10 मिलके क्या हो जाएगा? 10 की घात ऋण 12। तो ये आंसर निकल के आएगा। ठीक है, क्या किया मैंने? मैंने सबसे पहले इस सूत्र से सांद्रता C का मान रख के, वियोजन की मात्रा का मान रख के, गुणा करके H+ की एक्यूरेट वैल्यू निकाली, ठीक है ना? फिर H+ की जब एक्यूरेट वैल्यू निकल गई तो H+ आयनों का सांद्रण इंटू OH- आयनों का सांद्रण लेकर के, और मैंने H+ का पक्षांतर कर दिया, 1/2 का 0.5 किया, इसको काट पीट के 10 की घात ऋण 11 किया, और उसके बाद फिर यहां पर मैंने क्या किया? दशमलव हटा के बटे 10 लाया और ऊपर लेके गया, तो 10 की घात ऋण 11 और 10 की घात ऋण 1 मिलके हो गया 10 की घात ऋण 12। ठीक है, इस प्रकार से ये आंसर निकल के आ गया। ठीक है, इन्हीं सवालों के कारण से ये पेपर कठिन था, जबकि हमने ऐसे सवाल कॉपी में किए हुए। ठीक है कि नहीं? ये तुमको याद रखना पड़ेगा। अब देखो, हल करने का टाइम अपने पास है नहीं, लेकिन तुम्हारे पास पेपर सेट मैंने ऑलरेडी दे के रखा हूं। मिलती जुलती विधि जो मैं बता रहा हूं, मैं सरल तरीका बता रहा हूं, ठीक है ना? लेकिन मिलती जुलती विधि पेपर सेट में है। वहां यदि कोई सवाल दिक्कत करे, मुझे फोटो खींच के भेज देना, मैं हल भेज दूंगा। लेकिन चिंता मत करना कि यार मिट गया, अब कैसे करें? इतने दिन से समझ रहे हो ना यार तुम। फिर भी यदि सवालों में कोई दिक्कत हो, मुझे मैसेज कर देना, मैं तुमको कॉपी में हल करके और फोटो भेज दूंगा ग्रुप में। ठीक है, टेंशन मत नहीं लेना कि मिट रहा है, कैसे याद रखेंगे इतना सब। वो पेपर सेट में सब है तुम्हारे पास। चौथे ऊर्जा स्तर में कक्षकों की संख्या कितनी होगी? तो कक्षकों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र है n वर्ग, ठीक है ना? n का मान कितना दिया है? 4, तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा? ये राइट आंसर आ गया। कक्षकों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र है n वर्ग, n का मान रखो 4, 4 का वर्ग 16। सत्ताईस अंश सेल्सियस पर हाइड्रोजन अणु का अधिकतम प्रायिकता वेग क्या होगा? ये थोड़ा कठिन सवाल है, ठीक है ना? इस सवाल को हम फुर्सत में करेंगे, अभी टाइम नहीं है। ऐसा नहीं कि बता नहीं सकते, इसका सूत्र जो है उसके अंदर बड़ी वैल्यू आएंगी, ठीक है ना? इसका जो सूत्र है मैं आपको बता दूं, प्रायिकता वेग करनी 8RT, इसको भी निकालना पड़ता है, याद रखिएगा, इस सूत्र को भी निकालना पड़ता है। यह है पाई इंटू एम। ये मतलब मैं इससे हल नहीं करता, लेकिन उसने डायरेक्ट ये सूत्र दिया ना, ताकि डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करो और हल करो। लेकिन ये सवाल आपके लिए कठिन था, दिमाग दौड़ाने का काम नहीं है। 5 क्वेश्चन तो पहले ही छोड़ के चलो कि कठिन आएंगे, नहीं बनेंगे। टेंशन नहीं लेना कि नहीं बन रहे, 5 पहले ही मान लो कि नहीं बनेंगे। अपने को 20 नंबर चाहिए, ये लेके जाना है, ठीक है? तो ये पहला सवाल अपने लिए कठिन रहा, बड़ा रहा, लेकिन हल हो सकता है ये, ठीक है? अपन हल करवाएंगे इसको। देखो कितना सरल। अब उन सवालों के पीछे अपन ऐसे सवाल गलत कर देंगे, तो पहले सरल वाले निपटाना है। निम्नलिखित में सर्वाधिक विद्युतऋणी तत्व कौन है? तो सब जानते हैं, फ्लोरीन है। फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद क्लोरीन। और सबसे कम विद्युतऋणी कौन है? तो हम कहेंगे क्लोरीन है। सबसे उच्च विद्युतऋणी फ्लोरीन, सब जानते हैं। और इसकी विद्युत ऋणात्मकता की वैल्यू कितनी होती, ये भी याद रखना, ठीक है कि नहीं? आगे ये आ गया वो सवाल, क्या दिया गया देखो जरा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बामर श्रेणी में चौथी रेखा की तरंग संख्या क्या होगी? चौथी रेखा बामर श्रेणी। तो चलिए यहां पर हम बताएंगे, सबसे पहले क्या करना, तरंग दैर्ध्य पूछा ना, तरंग संख्या मतलब तरंग दैर्ध्य। मैंने कहा था ना, तरंग दैर्ध्य को तरंग संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं। तो चलो अब सूत्र लगाते हैं फटाक से। क्या जाएगा, क्या जाएगा इसमें? बार न्यू बराबर से क्या आ जाएगा? RH, फिर 1/N1 का स्क्वायर और माइनस 1/N2 का स्क्वायर।
सही बात है कि नहीं? अब यहां पर नंबर नहीं दिया उसने, उसने नंबर नहीं दिया तुमको, याद रखना। चौथी रेखा कहा है उसने, चौथी रेखा। अब वो जो चौथी रेखा है, मैंने कहा था छोटे से बड़ी की ओर जाना, 1 2 3 4, तो चौथी रेखा का नंबर क्या आएगा, कहां से आ रही है वो देखना पड़ेगा तुमको। ठीक है, मैं तुमको बता देता हूं फिलहाल में। ये आ जाएगा आर एच। आर एच की वैल्यू इसने पूरी पूरी लिया भाई, देख लो 109678 कहा था मैंने, 109678, दशमलव के बाद और कुछ रहता है, लेकिन उसने लिया नहीं तो उसने दे दिया, तो अपने को क्या करना उससे, जो वो देगा वो रखेंगे, 109677 ये रख दिए। ठीक है, गुणा 1/, एन का मान क्या रख दूं, n1 का बामर श्रेणी 2 नंबर, तो n का मान कितना आएगा, 2, 2 का वर्ग, 1/n2, n2 का मान। चौथी रेखा ध्यान से जाके गिनना, 1 2 3 4, तो याद करो ये बामर श्रेणी है 2 नंबर पे। ठीक है, ये पहली रेखा जो 3 से आई, ये दूसरी रेखा जो 4 से आई, ये तीसरी रेखा जो 5 से आई, ये चौथी रेखा जो 6 से आई। तो चौथी रेखा कहां से आ रही, छठवीं कक्षा से आ रही है, तो इसलिए यहां पर n2 का मान कितना रखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा कि नहीं? ठीक है, एक बार चेक कर लूं, मैं गलत तो नहीं बता रहा हूं क्या, नहीं तो जोश में होश न खो बैठे। कहां गया रे, मैं बिल्कुल सही जा रहा हूं। मतलब ये जो मैंने तुमको समझाया ये बहुत बेहतर तरीका था रेखा के हिसाब से। ठीक है ना, कि बामर श्रेणी मतलब नंबर 2, और कहां से आता है बामर में, तीसरे से आता है, पहली रेखा तीसरे से, दूसरी चौथी, फिर पांचवी, फिर छठवीं, तो चौथी बोला तो 6 रखेंगे अपन, रख दिए अपन ने उठा के 6 बार न्यू, 109677 गुणा 1/4 1/36। ठीक है, फिर आ गया 109677 गुणा 4 और 36 का एलसीएम कितना आएगा रे, कितना आएगा रे, 36 आएगा, क्योंकि 4 से 36 में भाग चला जाता है, 4 नाम 36, तो जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग चला जाए तो एलसीएम बड़ी संख्या होती, तो 4 नाम 36, तो ये आएगा। अब 4 से 36 में भाग देंगे, 4 नाम 36, 9 बार गया, 9 एकम, और 36 से 36 में एक बार जाएगा तो 1 एकम 1, कितना आया, 9 में से 1 गया, कितना आया, 8 आया, 8 से काट दो इसको, कितने से कटेगा, 4 से, 4 दूनी 8, और 4 नाम 36, बोलो रे, जल्दी जल्दी बोला करो। ठीक है, अब यहां पर क्या करना है, अब 9 से काटो और 2 से गुणा करो, या 2 से गुणा करो 9 से काटो, बात एक ही है, पहले 2 से गुणा कर देते हैं, गुणा 2 बटे कितना 9। ठीक है, तो जब गुणा करेंगे 14 4 15 5 13 3 1 18 19 9 1 1 और ये आ गया 2। ठीक है, 7 दूनी 14 की 4 बचा 1, 7 दूनी 14 और 15 की 5 बचा 1, 6 दूनी 12 और 1 13 की 3 बचा 1, 9 दूनी 18 और 1 19 की 9 बचा 1, 2 शून्यम 0 1 का 1 और 2 एकम 2, ये हो गया। और उसके बाद भाग देना कितने से, 9 से भाग देना। ठीक है ना, तो 9 दूनी 18 तो सब में आएगा। ठीक है ना, 18 के बाद कितना बचा 3, 39, 9 चौके 36, ठीक है ना 36, और यहां पर 39 था, कितना बचेगा 3, 33 हो गया, 9 तिया 27, ठीक है ना, 33 में 27 गया, कितना बचेगा 6, फिर इसके बाद 9 छिक्का 54, 9 सत्ते 63, कितना आएगा, इतना ही से मिला लो पता चल जाएगा, 2 4 3 7, 2 4 3 7, 2 4 3 7, और अरे ये 2 फंस गए इसमें, ये दोनों कैसे हो गए, क्या, अच्छा हाँ रे ये गलत है, ये 2 4 7 3 है, ये 2 4 3 7 है, ये हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब जब ही अपन सही जा रहे थे, अपन ने गलत नहीं किया, अपन ने सही किया, वहीं पर कुछ मिस्टेक रही होगी। ठीक है, तो ये उत्तर आ गया तुम्हारे सामने। ठीक है, तो इसी टाइप का सवाल अपने को करके देखना, ये चैलेंजिंग क्वेश्चन था क्योंकि उसने रेखा दिया था, n2 का नंबर डायरेक्ट नहीं दिया था तुमको। ठीक है, लेकिन काम कठिन लगा क्या, बिल्कुल नहीं है, बस यहां से एलसीएम लो, जो ऊपर बचे गुणा करो, जो नीचे आए भाग दे दो, बात खत्म। ठीक है नहीं, और आरएच की वैल्यू लेके चलो आप। ठीक है, और नहीं तो 5 भी लगाओगे 10 की घात 5 तो कोई दिक्कत नहीं है, दशमलव आगे आ जाएगा। ठीक है ना, बन जाएगा सवाल, बिल्कुल बनेगा। आगे चलते हैं, मक्खन में देखो कितना सरल, मक्खन
भगवान कृष्ण का प्रिय भोजन नाश्ता, वो तो ऑल टाइम खाते थे। मक्खन में परिक्षेपण प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, जरा ध्यान देना, दोनों में परिक्षेपण लिख दिया है इसने देखो, लेकिन प्रावस्था मतलब विलेय और माध्यम मतलब कौन, विलायक। परिक्षेपण परिक्षेपण दोनों में लिख दिया, जबकि हम जानते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था होता है। तो प्रावस्था मतलब विलेय और माध्यम मतलब विलायक। अब मक्खन में तुम जानते हो ठोस पदार्थ ज्यादा होता है और द्रव कम होता है, तो परिक्षेपण प्रावस्था क्या होगी, द्रव, और परिक्षेपण माध्यम क्या होगा, तो आंसर आएगा द्रव और ठोस, द्रव और ठोस, सेकंड नंबर। सही बात है कि नहीं, सरल था ये। परिक्षेपण प्रावस्था मतलब परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम मतलब विलायक। तो मक्खन में ठोस पदार्थ ज्यादा होता तो विलायक है ठोस, और द्रव कम होता है तो याद रखिएगा विलेय क्या है, द्रव। ठीक है, एक मिनट, एक बार विचार कर लीजिए और आप। एम परमाणु का परमाणु क्रमांक 26 इस तत्व की M3+ अवस्था में, मतलब जब वो 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दे, तो M कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। दिमाग तो देखो साले का, प्रश्न बनाने वाले का दिमाग देखो तुम। उसने परमाणु को M नाम दिया, उसकी आयनिक अवस्था को M+ कहा, और उसके M कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है पूछ लिया, तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वहां घुमा दिया उसने, KLMN, याद है। तो M कोष मतलब कक्षा नंबर 3 में इलेक्ट्रॉन पूछ रहा वो हमसे, कक्षा नंबर 3 में। तो 26 के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लो, 26 के हिसाब से, तो 26 के हिसाब से बनेगा 2 8, ठीक है ना, 2 8 8, और यहां पर जाएगा कितना 2, और फिर बाकी पूरे लौट के आएंगे। नहीं यार तुम्हें ऐसा ना बताओ, मैं खुद थोड़ी पढ़ रहा हूं, तुम्हें पढ़ा रहा हूं। तो ये बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है ना, 3p6 3d खाली है, 4s2, ये हो गए 20, और 6 लौट के आए तो कितने हो गए 26, 6 लौट के आए तो हो गए 26, हो गए कि नहीं हुए, पूरे 26। ये आयरन का है, आयरन का। अब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले निकल जाएंगे, और एक यहां से निकलेगा तो कितने हो जाएंगे। अब तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन गिन लो, 5 और 4 9, 9 और 2 कितने हो रहे हैं 11, 11 कैसे हो रहे हैं, 26 दिया है, 26 के हिसाब से 3 इलेक्ट्रॉन, 26 के हिसाब से मैंने करेक्ट बनाया है, ठीक है ना। पी में 6, हाँ गलती हो रही मेरे से, ये 6 है, मैं 4 गिन रहा हूं, ये 6 है, तो 6 और 5 11, 11 और 2 13 राइट आंसर आएगा। मैं उसको 4 गिन रहा था, 3s2 3p6 और 5, 5 और 6 11 और 2 13, 13 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है कि नहीं। तो इस तरीके से ये हो गया। अच्छा मैं चौंक क्यों गया, उसका कारण ये था कि 11 कैसे आ सकता, मैंने कहा 6 5 तो 11 ऐसे ही हो गया, ठीक है ना, 6 5 11 ऐसे ही हो गया, 11 कैसे आ गया, 2 कहां चले गए, तो जबकि वहां पर मैंने 4 जोड़ लिया था। चलो ठीक है, आगे चलते हैं, समझ गए ना। तो वो जो M कोश पूछा है, तो M कोश मतलब क्या हुआ, M कोश मतलब ध्यान रखना तीसरी कक्षा, KLMN, पढ़े हो तुमने बोर के परमाणु मॉडल में, पहली कक्षा दूसरी तीसरी चौथी, पढ़े हो कि नहीं। एमिनो के एसिटिलीकरण के दौरान एसिटिल समूह प्रतिस्थापित होता है,
तो तुम एमिनो की क्रिया किसी से भी कराओ, किसी से भी कराओ, एमिनो का हाइड्रोजन परमाणु ही क्रिया में भाग लेता, तुमने कई बार देखा है। मैं तुमको क्रिया करा के दिखाता हूं। एमिनो के एसिटिलीकरण के दौरान एसिटिल समूह द्वारा विस्थापित होता है। एसिटिल समूह किसको विस्थापित करता है, जरा ध्यान देना। कहां दिखाऊं लेकिन, ऑर्गेनिक में ये क्रिया हम अभी एमीन पढ़ रहे हैं, ये क्रिया उसी में, ठीक है, शायद आज पढ़ने को मिलेगी। ये आ गया आपका प्राथमिक एमीन, आ गया आर बंद NH2, इसका कराना है एसिटिलीकरण। एसिटिलीकरण बोले तो CH3COCl से क्रिया, एसिटिलीकरण मतलब CH3COCl से क्रिया। होगा क्या, ये जो एसिटिल समूह है ये इसको उठा के हटा देगा, ये इसको हटा देगा, ठीक है, और हटा देगा और खुद जुड़ जाएगा। आर बंध NH बंध C डबल बॉन्ड O CH3। बात समझ में आई, नहीं आई होगी, फिर से समझाता हूं। ये इस रूप में होता है, CH3 बंध C डबल बॉन्ड O बंध Cl, ठीक है, इसका ये वाला बंध टूटता है, ठीक, तो ये पूरा उठ के आ जाता है और पलट के इससे जुड़ जाता है, तो ये पलट के ऐसा जुड़ जाएगा इससे आके, क्योंकि बंध किसका खाली हुआ, कार्बन का, तो जुड़ेगा कौन, कार्बन, डबल बॉन्ड अपनी जगह पे, CH3 उस तरफ चला गया, और ये हाइड्रोजन निकल के जाएगा और Cl से क्रिया करके क्या बना लेगा, HCl बना लेगा, ठीक है कि नहीं। तो इस तरह से हम कहेंगे यहां पर एसिटिल समूह जब भी विस्थापित करता है तो एमीन के नाइट्रोजन के हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करता है। तो देखो, नाइट्रोजन परमाणु से जुड़ा हाइड्रोजन परमाणु द्वारा कार्बन परमाणु से जुड़े एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु, नाइट्रोजन परमाणु से जुड़े एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु, एसिटिल समूह द्वारा विस्थापित कौन होता है, एसिटिल समूह द्वारा विस्थापित कौन होता है, तो नाइट्रोजन परमाणु से जुड़े एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु ये विस्थापित होते हैं, ठीक है ना। यहां भी तो ऐसे लिखा है, नाइट्रोजन परमाणु से जुड़ा हाइड्रोजन परमाणु द्वारा, ये उल्टा बोल रहा है, ये कह रहा है नाइट्रोजन परमाणु से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु द्वारा एसिटिल समूह का विस्थापन होता है, नहीं, एसिटिल द्वारा हाइड्रोजन का विस्थापन होता है। तो ये दोनों मिक्स था, इसको अच्छे से पढ़ना जब पेपर सेट सॉल्व करोगे तो। यहां पर क्या लिखा है, द्वारा, हाइड्रोजन परमाणु द्वारा, हाइड्रोजन परमाणु द्वारा नहीं हो रहा है, एसिटिल समूह द्वारा हो रहा है, और किसका हो रहा है, हाइड्रोजन परमाणु का, ठीक है ना। तो वो मिस्टेक हो जाएगी पढ़ने में, इसलिए बहुत ध्यान से, तो ये बात याद रखना, बस उसके यही क्वेश्चन हमारे लिए थोड़े से कठिन होंगे, ठीक, लेकिन पेपर सेटों के अध्ययन से बहुत कुछ जानकारी हो जाती है, ठीक है। आगे चलते, ये लास्ट स्लाइड है हमारी, है पूरी 30, लेकिन समय ज्यादा हो गया अगले सब्जेक्ट का, तो अभी हम यहीं तक रखेंगे इसको 20 तक। एल्कोहलीय सुपेयों में प्रयुक्त होने वाला यौगिक कौन सा है, कितना सरल है, जितनी भी शराब बनती, एल्कोहलीय पेय मतलब शराब, जितनी भी शराब बनती है उनमें मुख्य घटक कौन होता है, एथेनॉल होता है, ठीक है, क्योंकि वो जहरीला नहीं होता, ठीक है, और उसका जो नशीलापन है वो ज्यादा होता है, इसलिए हम कहेंगे एथेनॉल इसमें राइट आंसर आएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, तो इतना पर्याप्त है क्या, ठीक है। अब बाकी जो स्लाइड है वो अपन कल सॉल्व करेंगे, ठीक है, बड़ा सरल है, ऑक्सीकरण संख्या निकालना, ठीक है कि नहीं। इसके अलावा इसमें IUPAC नाम बताना, कितना सरल है। फिर इसके बाद देखो इसमें क्या लिखा है, जल में विलेय और ऑक्सी अम्ल नहीं बनाता, ये थोड़ा कठिन था, ठीक। इसके अलावा क्या है, ये दोनों किसके घटक हैं, तो स्टार्च के घटक हैं, एमिलोपेक्टिन मतलब एमाइलोपेक्टिन और एमिलोज लिखा उसमें, ये बताया हूं मैंने, कौन सी गैस अपचयन द्वारा विरंजन करती, कौन सी ऑक्सीकरण द्वारा, क्लियर कट बताया हूं, सेम टू सेम। ये थोड़ा कठिन था आपके लिए, लेकिन पढ़ोगे तो आसान हो जाएगा, कल बताऊंगा, ठीक है। ये भी बहुत सरल है, ये तो सेम टू सेम आया है, कोलबे की विद्युत अपघटनी विधि, याद करो, ये वहां से आया है, कोलबे की विद्युत अपघटनी विधि, एक झटके का क्वेश्चन था। ये वाला कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है, ठीक, ये ऑर्गेनिक से है लेकिन थोड़ा टेंशन वाला है, पढ़ने पे समझ में आएगा। ये देखो, ये आया है कि एसीटोन और एसिटाल्डिहाइड को एल्केन में कौन परिवर्तित करता है,
तो एसीटोन और एल्डिहाइड को यदि एल्केन में परिवर्तित करना है तो दो ही तरीके, याद करो कौन से, क्लीमेंसन अपचयन और वोल्फ किश्नर अपचयन, दो ही तरीके बताया हूं मैं। एल्डिहाइड और कीटोन को यदि तुमको एल्केन में परिवर्तित करना है तो वोल्फ किश्नर अपचयन, नहीं तो क्लीमेंसन अपचयन, तो क्लीमेंसन अपचयन। आई बात समझ? प्रश्न को समझना होगा कि ये क्या है। और ये वाला तो सेम टू सेम हल करवा दिया हूं तुमको मैंने, ऊष्मागतिकी से आया है। इसमें इसकी और इसकी दहन ऊष्माएं दी गई हैं इतनी इतनी, और हमसे पूछ रहा है इस अभिक्रिया की ऊष्मा ज्ञात करो। तो जैसे ही तुम दोनों के समीकरण बनाओगे और पहले से दूसरे को घटाओगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। आ रही बात समझ? तो ये वाला कॉपी में हल है, तुम वहां से इसको देख सकते हो। ठीक, तो 10 प्रश्न के ऊपर अपन कल फिर से चर्चा करेंगे, अभी मैंने दिखा दिया है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं 10 मिनट बाद।